नमस्ते, मैं लेखापाल संजय। बहुत से सीएलएफ मैनेजर और अकाउंटेंट के मुझे लगातार कॉल आ रहे थे। आप सभी का एक ही सवाल था कि अपने सीएलएफ का लेन देन सही तरीके से और समय पर कैसे करें ताकि हमारा कोई भी लेन देन टीआरएस में ना जाए। आज की इस वीडियो में मैं इसका पक्का समाधान बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही तकनीक और काम की जानकारी मिलते रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। वीओ हो या सीएलएफ, दोनों का बैठक एक महीने में 2 बार बैठक होती है और दोनों बैठक 15 दिन के अंतराल में होती है। वीओ या सीएलएफ का महीने का पहला बैठक को EC1 बैठक कहते हैं और 15 दिन के बाद होने वाले बैठक EC2 बैठक कहलाती है। आप सभी को तो पता है EC1 बैठक क्या होता है, आइए जान लेते हैं। EC1 बैठक में केवल चर्चा या योजनाएं बनाए जाते हैं या कोई कार्य किया गया है उसकी समीक्षा ली जाती है कि कैसे कार्य संपन्न हुआ है या क्या क्या दिक्कतें की सामना करनी पड़ी है। ये सभी चर्चा, योजना या समीक्षा को रजिस्टर में सीएलएफ अकाउंटेंट के द्वारा लिखा जाता है। ये सभी गतिविधियां वीओ में भी समान या बोले तो बराबर होती है। आप सभी हमारे बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स पे सहमत लिखें। और ग्राम संगठन की चर्चाओं का लेखा जोखा ग्राम संगठन की वीओए दीदी करती है। अगर हम बात करें सीएलएफ में तो सीएलएफ के EC1 बैठक में ही लोन का डिमांड वीओ से ले लिया जाता है। जिस वीओ को लोन की जरूरत होती है वह डिमांड देती है। वीओ से डिमांड लेने के बाद सभी उपस्थित सीएलएफ EC सदस्य आपस में चर्चा करती है कि EC2 बैठक में किस वीओ को लोन देना चाहिए और उसी दिन यह निर्णय ले लिया जाता है कि जो भी वीओ है उस वीओ को लोन देना है। वो भी कौन से बैठक में? EC2 बैठक में। फलना वीओ को आने वाले EC2 बैठक में ऋण दिया जाएगा। ठीक उसी तरह सीएलएफ के कैडर हो या सीएलएफ के कर्मचारी, उसके मानदेय का भी चर्चा EC1 बैठक में होनी चाहिए और EC2 बैठक में EC2 बैठक में उनका मानदेय भुगतान होना चाहिए। इस तरह की गतिविधियां प्रायः सभी सीएलएफ में नहीं होती है, जिसके कारण लेन देन बीआरएस में चला जाता है। बहुत सारे स्टेट में कैडर का मानदेय SRLM भुगतान करती है तो कुछ स्टेट में कैडर का मानदेय सीएलएफ खुद करती है, तो उसकी मानदेय ऐसी होनी चाहिए। यदि कैडर का मानदेय आया है तो सीएलएफ भुगतान करेगी और उसकी चर्चा EC1 बैठक में होगी और EC2 बैठक में चेक के द्वारा मानदेय भुगतान किया जाएगा। और यदि सीएलएफ खुद कैडर का या सीएलएफ कर्मचारियों का मानदेय अपने आय से करती है तो EC1 बैठक से अगले EC1 बैठक तक का मानदेय भुगतान करना चाहिए, क्योंकि EC1 बैठक से EC2 बैठक की कुल दिन 15 दिनों की होती है। इसलिए EC1 बैठक से अगले महीने की EC1 बैठक तक का मानदेय देना चाहिए और ऐसे भुगतान करने से बीआरएस लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। EC2 बैठक में क्या होता है? EC2 बैठक में प्रायः लोन का भुगतान, मानदेय भुगतान, अन्य प्रकार के भुगतान को रजिस्टर में लिखा जाता है। जो भुगतान हो गई है या इसी महीने के अंदर होने वाली है उसे लिखा जाता है। यदि सीएलएफ EC1 बैठक में वीओ को लोन, कैडर को मानदेय, कर्मचारी को मानदेय या अन्य प्रकार के लेन देन देने के लिए सहमति होती है तो 1-2 दिन में चेक कट जानी चाहिए और जो भी दस्तावेज बनाने की आवश्यकता है उस दस्तावेज को तैयार करें। यदि कहीं से अप्रूव की आवश्यकता है तो EC1 और EC2 बैठक के बीच उस दस्तावेज को सर या मैम से अप्रूव करवा सकते हैं ताकि आपके सीएलएफ के EC2 बैठक में सभी लेन देन को लिखा जा सके। यदि सभी चेक अप्रूव हो जाते हैं तो EC2 बैठक से पहले सीएलएफ चेक से भुगतान कर दे। इससे आपके सीएलएफ का लेन देन सही और बीआरएस में लेन देन नहीं जाएगी। अगर एक वाक्य में बोले तो EC1 बैठक में लेन देन का चर्चा करें, EC2 बैठक के होने से पहले भुगतान करने की कोशिश करें ताकि सीएलएफ का लेखा जोखा सही हो और बीआरएस में कोई भी लेन देन ना जाए।
ठीक उसी तरह वीओ में भी वीओ का EC2 बैठक होने के बाद CLF का बचत, किस्त, ब्याज या और कोई अन्य तरह का लेन देन हो तो उसकी चेक CLF के EC2 में ना देकर पहले ही CLF में पहुंचा दे और अपना रसीद भी ले ले, ताकि समय रहते वीओ का चेक बैंक में जमा हो सके और उसका राशि CLF के खाते में ट्रांजैक्शन हो सके, अर्थात उस वीओ का लेन देन CLF में उसी महीने के अंदर हो सके। इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि CLF और वीओ का लेन देन कैसे हो कि BRS ना हो और महीने के अंदर सभी प्रकार का लेन देन संपन्न हो सके। यदि हमारे विचार से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और आप किस तरह का जानकारी पाना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर लिखें। तब तक अगले वीडियो पर मिलते हैं। धन्यवाद।